देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और एयर कमोडोर एएस बहल जी, आप सभी का स्वागत सर। सबसे पहले आज कहानी कुर्सी की में बात होने जा रही है अहमदाबाद विमान हादसे की। आज से ठीक 30 दिन पहले देश का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ था। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। आज इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट में दोनों पायलट के बीच की बातचीत का भी जिक्र है, जिसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा। हालांकि किस पायलट ने किससे पूछा था यह नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। पूछा यह गया कि क्या तुमने इंजन बंद किया? दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने इंजन बंद नहीं किया है। अब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें जो टाइमलाइन बताई गई है वो टाइमलाइन मैं आपके सामने रख देती हूं। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। अब उस वक्त जो उसकी स्पीड थी वो 180 नॉट्स की एयर स्पीड थी। इसके तुरंत ही बाद इसका इंजन 1 और इंजन 2 फ्यूल कट ऑफ स्विच, यानी कि दोनों इंजन का अलग अलग फ्यूल कट ऑफ स्विच और दोनों का फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक करके रन मोड से कट ऑफ पोजीशन में चला गया। इनके बीच 1 सेकंड का अंतर था, मतलब 10 सेकंड के बाद 1:38 पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच, यानी कि ये जो स्विच आप एक बात समझ ले, इसके 2 मोड है, एक है कट ऑफ मोड, एक है रन मोड। क्योंकि प्लेन उड़ान भर रहा था तो इससे रन मोड पर होना चाहिए था। रन मोड पर ही था जब प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर आपको मैं बता दूं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 1:38 पर फ्यूल कट ऑफ स्विच रन मोड से कट ऑफ सिचुएशन में चला गया और फिर 4 सेकंड के बाद इंजन 2 का फ्यूल भी कट ऑफ स्विच से कट ऑफ से रन मोड में चला गया। अब इसका मतलब तो यह है कि पायलट ने विमान को दोबारा नियंत्रित करने की कोशिश की और ये कितनी देर में हुआ? इंजन 1 में मात्र 10 सेकंड में पायलट ने यह कोशिश की। जैसा यह रिपोर्ट कह रही है कि 1:38 पर रन से कट ऑफ मोड पर जो इंजन चला गया था उसे पायलट ने दोबारा 10 सेकंड के अंदर, यानी कि 1:38 पर दोबारा रन मोड पर लाने की कोशिश की। यह इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है और यह हुआ। अब इंजन 2 के साथ क्या हुआ? फ्यूल स्विच 1:38 पर, यानी कि इंजन 1 को 10 सेकंड लगे जिस काम में, इंजन 2 को वही 14 सेकंड लगे इस काम में और 1:38 पर यह भी रन मोड पर ले आया गया। हालांकि अब जो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इंजन 1 रिकवर स्थिति में आया लेकिन इंजन 2 स्टेबल नहीं हो पाया और फिर दोनों इंजन के N2 वैल्यू, सर अगर मैं ठीक कह रही हूं, दोनों इंजन के N2 वैल्यू मिनिमम लिमिट से नीचे गिर चुकी थी। इसे रिकवर करने का स्कोप नहीं बचा था और 1:39 पर क्रैश हो गया। अब पहला सवाल तो आपके भी मन में ये आ रहा होगा कि ये फ्यूल कट ऑफ स्विच क्या है, इसका रन मोड क्या है, इसका कट ऑफ मोड क्या है और क्या वाकई में इसे ऑटोमेटिकली सिस्टम ही अपने आप ऑन करता है या ऑफ करता है, या फिर ये मैन्युअली किया जाता है? और मैन्युअली किया जाता है तो इसे करने में कितना समय जाता है? इसे हमने बड़े डिटेल में समझने की कोशिश की। आज हम यहाँ कहानी कुर्सी की में भी आपको समझाएंगे। एयर कमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहती हूँ। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा वो स्टिमुलेटर में गए। उन्होंने ये समझने की भी और दर्शकों को समझाने की भी कोशिश की कि आखिर फ्यूल स्विच होता क्या है, क्या ये गलती से दब सकता है, इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। तब इस रिपोर्ट को और बेहतर तरीके से हमें समझने में मदद मिलेगी। तो एक बार पवन की आप रिपोर्ट देख लें। इस वक्त हम जिस फ्लाइट सिमुलेटर में है A320 का है, लेकिन इसका लेआउट कुछ वैसा ही है। ये थ्रॉटल है, थ्रॉटल के नीचे आप जो 2 स्विच देख रहे हैं जिस पर इंजन 1 और इंजन 2 लिखा है, ये इंजन को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये 2 स्विच
ग्राउंड पर इंजन को ऑन करने के लिए और लैंडिंग के बाद इंजन को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हवा में इनका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब या तो बर्ड हिट हो या इंजन में आग लगी हो। हमारे साथ पायलट हैं। सर, ये इंजन कैसे ऑपरेट होते हैं और क्या ये गलती से बंद हो सकते हैं? तो यार ये स्प्रिंग लोडेड स्विचेस हैं, इनको अगर आप ऐसे हाथ से मारोगे नहीं जाएंगे पीछे, तो यू हैव टू इनको उठा के आपको पीछे डालना पड़ेगा। तो ये अगर किसी का हाथ जोर से भी लग जाए नहीं बंद होंगे। इसको बंद करने के लिए आपको खींच के पीछे करना पड़ेगा तभी बंद होंगे, अदरवाइज नहीं होते। तो ये गलती से स्विच ऑफ नहीं हो सकते। ड्रीम लाइनर में भी थ्रोटल के नीचे ही दोनों होते हैं। जैसे इस वक्त प्लेन ऑन है सर, आप अगर टेक ऑफ करना शुरू करें तो प्लेन ऑन है, और अगर मैं चाहकर भी इसको बंद करूं तो नहीं होंगे। उसको बंद करने का एक तरीका है, आपको यहां उंगली फंसानी होगी, इसको ऊपर खींचना होगा और पीछे करना होगा। यानी ये लॉक स्विच है, टॉगल स्विच जिसको कहते हैं, जिसको एक इंटेंशनल पुश के बाद ही बंद किया जा सकता है। जैसे अभी हम टेक ऑफ कर रहे हैं, पायलट हमारे साथ है, आपको इस तरह से कॉकपिट में टेक ऑफ दिखाई दे रहा होगा। सारे पैरामीटर्स आपको यहां दिखाई देते हैं। यहां अगर देखेंगे तो आप दोनों इंजन की पावर दिखाई दे रही है। 89% पावर है। फ्यूल कंजम्पशन यहां पर दिखाई दे रही है किलोग्राम पर आवर, 4300 किलोग्राम पर आवर, 4320 किलोग्राम पर आवर दोनों ले रहे हैं। और अब हम टेक ऑफ कर गए हैं। जैसे ही यहां हाइट दिखाई दे रही है हमें, यहां अगर आप देखेंगे तो इस पर आपको लगातार हाइट दिखाई देगी। इस वक्त हम 900 फीट के आसपास हैं। अगर हम सर अब किल स्विच करें तो उस वक्त कॉकपिट में क्या आवाजें हैं? अभी जैसे कि हमने ऑटो पायलट एंगेज कर दिया है और हम जा रहे हैं, एंड अगर मैंने अब अपना इंजन बंद कर दिया तो ये सब होगा। तो इस तरह से वार्निंग आएगी और जहाज एकदम नीचे जाने लगा। अगर आप इंजन देखेंगे तो यहां पर इस स्विच को ऊपर उठाया गया है। ऐसे ऊपर उठाने के बाद आप ऑन कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त यहां कुछ सिनेरियो गड़बड़ हो गया है, हम वहां नहीं जाना चाहते। स्विच पे वापस आएंगे हम। सर, अगर मान लो ऐसी चीजें दोबारा इंजन ऑन करना चाहे तो आप कैसे करेंगे? तो अब अगर एक इंजन गया हुआ है तो दूसरे को स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन दिस केस दोनों गए हुए हैं तो ऑन कर सकते हैं, बट उसके लिए हाइट चाहिए आपको। हाइट चाहिए और टाइम चाहिए। तो आप अगर ऑन करना चाहें तो आपको इसको ऊपर खींचना पड़ेगा, तब आप आगे कर सकते हैं। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप ऑन करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। यहां पर हमें इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों इंजन किल हुए और यहां स्पीड सिर्फ 800 फीट थी तो बहुत कम टाइम था। एक इंजन को दोबारा स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है सर इस तरह? ऑलमोस्ट 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के बीच। 1 से 1.5 मिनट, तो वो वक्त इंपॉर्टेंट था। ऐसे में हमारे यहां आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये गलती से स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं हो सकते। टॉगल स्विच है, आपको ऐसे उठाना पड़ेगा फिर पीछे खींच सकते हैं। ऐसे धक्का देने से ये चेंज नहीं होते। यहां पर सिमुलेटर में ये प्लास्टिक के हैं, असली क्राफ्ट में ये हैवी मेटल के होते हैं। और इस तरह से आप हल्के इन्फोर्समेंट से इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो 15 पन्ने की जो जांच रिपोर्ट है, उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं अपने साथ लेकर आई हूं और मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हर दर्शक के मन में सवाल होंगे। अब बहल सर, हमने स्टिमुलेटर का ये प्रेजेंटेशन तो देख लिया कि क्या हो सकता है, पर मुझे एक बात बताएं, इंजन का फ्यूल इंजन में जा रहा था, फ्यूल था तभी रनवे पर वो दौड़ा भी होगा प्लेन, तभी थ्रॉटल था तो वो उड़ा भी। तो ये सब कुछ हो रहा है अचानक से। ये दो इंजन, जिसके बारे में हमारे सहयोगी भी ब्रीफ दे रहे हैं, वहां पर भी एक पायलट ही ये ब्रीफ दे रहे हैं कि ये आसानी से बंद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर ये क्या हो गया? देखिए, अगर हम इसकी थोड़ा टाइमिंग से जाएंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा, इसको बहुत क्लियरली दर्शकों को भी समझ आ जाएगा। पायलट्स समय पे आए, उनका प्रॉपर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, ये इसका रिलेशनशिप मैं बाद में लेके आऊंगा। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, मतलब वो अल्कोहल के नशे में नहीं थे। उसके बाद वो गए, जहाज पे भी समय से पहले पहुंचे, चेक्स किए उन्होंने, स्टार्टअप किया, रनवे पे गए, और रनवे के ऊपर भी जो चेक्स होते हैं वो करने के बाद परमिशन ली उन्होंने, टेक ऑफ की, 4 सेकंड के अंदर टेक ऑफ किया। अभी जो इनिशियल टेक ऑफ रोल है, याद रखिए इसमें 213 टन के करीब टोटल वेट है इस जहाज का, क्योंकि नियरली फुली लोडेड था। 230 पैसेंजर और 12 के करीब क्रू मेंबर्स थे और 54 टन इस पे फ्यूल था। तो सोचिए, अगर इतना सारा लोड इसके ऊपर था तो इसका एक्सेलरेशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम इंजन में हो उस समय पे, तो एक्सेलरेशन सही नहीं होगा, यानी कि जो गति पकड़ता है वो सही नहीं होगा। लेकिन इसने 56 सेकंड के अंदर
टेक ऑफ रोल में वो V1 स्पीड पे आ गया। V1 स्पीड क्या होती है? V1 स्पीड का मतलब है कि जहाज को उसके बाद रनवे के ऊपर रोका नहीं जा सकता है, इसके बाद जहाज को टेक ऑफ ही करना है, इसको V1 स्पीड कहते हैं, यानी कि उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, और वो है 153 नॉट्स। वो वाली स्पीड पे पहुंच गया, 2 सेकंड के अंदर वो 155 नॉट पे पहुंच गया। इसका मतलब है कि उसकी स्पीड एक्सेलरेशन बिल्कुल सही चल रही थी। 155 नॉट के पास पहुंचने के बाद उसके बाद उसकी VR स्पीड आई, और VR स्पीड होती है लिफ्ट ऑफ स्पीड। वो हुई उसके 4 सेकंड के बाद, और 4 सेकंड के बाद वो लिफ्ट ऑफ कर गया, यानी कि टेक ऑफ कर गया। लिफ्ट ऑफ के बाद उसने और 3 सेकंड लिए, और मैक्सिमम स्पीड जो थी 1 मिनट 5 सेकंड रोल करने के बाद वो पहुंचा 180 नॉट पे। और इस समय जबकि वो 180 नॉट है, नॉर्मली इसके दौरान अंडर कैरेज को ऊपर किया जाता है, यहां पे अंडर कैरेज ऊपर नहीं हुआ है। ओके, ये आप समझा सकते हैं अंडर कैरेज ऊपर करना मतलब क्या हुआ? ओके, अंडर कैरेज का मतलब है जो व्हील्स लगे हुए हैं जहाज के अंदर नीचे, वो जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है, ओके। अगर उसको ऊपर नहीं किया जाता तो उससे ड्रैग यानी कि फ्रिक्शन बढ़ती है। इस वजह से अब टेक ऑफ करना है, कंटिन्यूअसली ऊपर जाना है, तो उसको रिट्रैक्ट किया जाता है, उसको ऊपर किया तो जाता है। आप ये बता रहे हैं कि 180 नॉट की रफ्तार में ये प्लेन था, उस वक्त 1:38:42 हो रहा था, तब तक अंडर कैरेज उसका लिफ्ट ऑफ नहीं किया था, लेकिन तभी ये टाइमिंग बताती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच ये रन से कट ऑफ मोड में चला गया, सिचुएशन में चला गया। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, मैं फिर बोलना चाहता हूं, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फाइनल रिपोर्ट में सारी कंडीशंस और सारे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक्चुअल पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन यहां पे आके दोनों इंजन कट ऑफ हो गए 180 नॉट पे, और ये पैरामीटर जो है, पैरामीटर वॉल कहते हैं रन जो एयरपोर्ट की है, उसके पास कहीं हुआ है, जिसके बाद से वो डिसेंट में आ गया, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपने कहा 180 की स्पीड थी, और अभी एयरक्राफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा ही रहा था, फ्यूल भी अभी तक जा रहा था, बिल्कुल। जो सिचुएशन भी थी उस स्विच की, फ्यूल स्विच की, वो भी कट ऑफ सिचुएशन में नहीं थी, वो रन सिचुएशन में थी। अब यहाँ तो पे फिर मैं ये आपको कट ऑफ रोकना सिचुएशन चाहता में हूं। कैसे जा सकता है? हाँ, ये यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने मीनाक्षी जी, एक्चुअली यही रूट इसका इशू है। अगर वो स्विच को अब जब अगर दोनों एयरक्राफ्ट इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया, इसको फ्यूल कट ऑफ स्विच को फ्यूल कंट्रोल स्विच भी कहते हैं, यानी कि ये कंट्रोल करता है फ्यूल का जाना, चाहे वो विंग से जा रहा हो या कहीं और से जा रहा हो फ्यूजलाज से। तो विंग से जब वो इंजन की तरफ जाता है तो उसको रोकने का काम ये करता है, या उसको भेजने का काम ये करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में दोनों इंजन जो हैं वो बंद हो गए काम करने, और दोनों के बीच में सिर्फ 1 सेकंड का गैप था। अब आप कह रहे हैं कि फ्यूल कट ऑफ स्विच ये कहां पे है? जैसे कि आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने दिखाया, थ्रॉटल क्वाड्रेंट जो दोनों पायलट्स के बीच में है, उसके नीचे है। अगर आपने देखा नीचे है, और ये एक ब्रैकेट पे माउंटेड है, और ये दोनों स्विच जो है मेटल लॉक स्प्रिंग लोडेड जो होता है मैकेनिज्म उसके साथ है, यानी कि इनको ऊपर वाली पोजीशन रन पोजीशन है, नीचे वाली है कट ऑफ। अगर रन पोजीशन से उसको कट ऑफ पे लेके आना है तो जो भी पायलट है उसको ऊपर खींचना पड़ेगा ऐसे, और उसको दूसरी पोजीशन पे लाना पड़ेगा। और ये 2 इंजन है, यानी कि दूसरे इंजन का दूसरा कट ऑफ स्विच है, और दोनों का ये ऑपरेट करना। याद रखिए 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजन जो है वो पैकअप होने शुरू हो गए थे। और अगर 1 सेकंड है, इसमें कितना टाइम लगता है? अगर क्योंकि आप ये कह रहे हैं ये मैन्युअली ही हो सकता है, ये ऑटोमेटेड नहीं हो सकता, तो अगर मैन्युअली भी कोई करना चाहे तो कितनी देर का समय इसमें चाहिए दोनों इंजन को कट ऑफ करने में? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने मीनाक्षी जी, क्योंकि अभी जो NTSB है, जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है यूएस का, वो ये कोशिश कर रहा बताने की कि पायलट्स ने ये गलती की है, और पायलट्स ने ही दोनों स्विच को ऑफ कर दिया, किसी एक पायलट ने। अब इसमें 2 कॉल्स आती हैं। एक कॉल आती है जो दोनों के बीच में बात है, वो कहती क्या है, एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है व्हाई डिड यू कट ऑफ, आपने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा पायलट कहता है मैंने कट ऑफ नहीं किया। इसका मतलब है कि दोनों को लग रहा है कि मैंने तो ये किया नहीं, दूसरे ने किया है, उसने कहा मैंने भी नहीं किया। तो अगर कोई भी इसको कट ऑफ करने की कोशिश भी कर रहा होता तो दूसरे पायलट को दिख जाता, क्योंकि दोनों पायलट के बीच में है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर कोई इसको मैनुअली कट ऑफ कर रहा है तो क्यों कट ऑफ करेगा? अगर उस समय लैंडिंग गियर ऊपर करना था,
अब कुछ लोग पहले इसके ऊपर कह चुके हैं कि शायद लैंडिंग गियर जो है वो ऊपर करने की जगह उन्होंने फ्यूल कट ऑफ स्विच को कट ऑफ पोजीशन पे लेके आ गए। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दो स्विच हैं, एक नहीं है, जबकि लैंडिंग गियर जो है वो ऐसे करके ऊपर किया जाता है जो इससे अलग जगह पे है और डिजिटल फ्लाइट डिस्प्ले सिस्टम के पास है। तो कोई भी पायलट अगर लैंडिंग गियर की गलती करना चाहे तो नहीं कर सकता क्योंकि ये दो स्विचेस हैं और दोनों को ऑफ किया गया। दूसरी चीज वो कहते हैं पायलट ने किसी रीजन से, पायलट पागल था क्या? पायलट सुसाइडल था? उसको पता है कि इसके बाद ना केवल वो मरेगा, 200 और 42 लोग भी साथ उसके जाएंगे। तो मेरे को ये जो पॉइंट है कि पायलट ने दोनों स्विचेस को ऑफ कर दिया, पहले तो दोनों को एक एक करके ऑफ करेगा तो कम से कम 1-2 सेकंड तो एक को लगेंगे और 1-2 सेकंड लगेंगे दूसरे को। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों एक साथ ऑफ हो रहे हैं, 1 सेकंड का ही गैप है, तो इसमें कुछ दाल में कालापन जरूर है। इसका यह मतलब है, यह भी हो सकता है कि इंजन फेलियर हो गया हो दोनों इंजन का किसी वजह से और उसके बाद पायलट्स ने कट ऑफ पोजीशन पे लाया हो ताकि उसको वापस रन पोजीशन पे लेके आ सके और उसका रीलाइट हो सके, क्योंकि रीलाइट की बात भी आई है इसके बाद। मैं इसी पोर्शन पर आ रही हूं सर कि अब यही जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आगे क्या कहती है कि इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई। अब पहला पक्ष जो हम देख रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया से इस तरीके से रिपोर्ट कर रही है कि पायलट की गलती है, वो कौन रिपोर्ट कर रहा है और वो क्या लिखा जा रहा है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अब यही रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये कह रही है कि इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई। तो कोशिश तो पायलट ने ही की। अगर पायलट वैसे ही सुइसाइडल टेंडेंसी में था या वो कुछ गलत करना चाहता था या इरादा गलत था, मैं फिर कह रही हूं ये एक प्रश्न है। अगर ये करना चाहता था पायलट तो फिर इसे वापस रन मोड में वो क्यों लेकर आता? पायलट इसे रन मोड पर लेकर आया, इंजन 1 को दोबारा चालू करने की कोशिश हुई, 1:38:52 पर रिपोर्ट कहती है कि दोबारा इंजन 1 रन सिचुएशन में आया, यानी कि 10 सेकंड के अंदर अंदर जब ये रन से कट ऑफ मोड में गया तो कट ऑफ से रन मोड के अंदर 10 सेकंड में इंजन 1 आया और 14 सेकंड का समय, यानी कि 1:38:42 से 1:38:56, 14 सेकंड के अंदर अंदर इंजन 2 को भी फ्यूल स्विच को रन सिचुएशन में लाया गया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें भी, यानी 10 से 14, एक इंजन को 10 सेकंड, एक को 14 सेकंड, इतना वक्त लगता है उसका मोड चेंज करने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें जो एक चीज बताई गई है कि मैं आपको बोला था कि मैं रिलेट करूंगा अल्कोहल से पहले जी। इसका मतलब है कि पायलट्स का कोई भी अल्कोहल का या कोई इशू नहीं था। मानसिक स्थिति, अगर पायलट्स के अंदर कोई मानसिक स्थिति होती सुसाइड करने की या कोई और चीज की, पागलपन की, तो वो कहीं ना कहीं अब तक इतने टाइम के बाद वो चीज उजागर हो चुकी होती। अलग अलग सिचुएशन में लोग बता चुके होते कि ये पायलट की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ये पहले भी लड़ता रहा है दूसरे पायलट्स के साथ, या इसके बिहेवियरल पैटर्न ठीक नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पायलट्स की लड़ाई हुई है फ्लाइट कॉकपिट के अंदर और वो डेंजरस सिचुएशन पे बने थे, लेकिन एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ था। तो ये अलग सिचुएशन, इस वजह से ये मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होगी। अगर ऐसी होती तो ये बात अब तक उजागर हो चुकी होती। तीसरी बात, अगर पायलट ने एक दूसरे पायलट से पूछा क्या आपने कट ऑफ किया, उसने कहा मैंने नहीं किया, मेरे को एक चीज बताइए, क्या सिर्फ यही 2 सेंटेंस उस समय बोले गए होंगे? क्या ये होगा? जब इतना बड़ी इमरजेंसी होगा, उनके बीच में बातचीत चल रही होगी, बहुत बड़ी होगा, बिल्कुल घबराहट होगी, ये करो वो करो, इस तरीके की भी कॉन्वर्सेशन हुई होगी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। वो वाली रिकॉर्डिंग जितनी भी हुई, और दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर मिले हैं, दोनों से कन्वर्सेशंस भी डाउन हुई है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की। इसका मतलब है वो पार्ट सिर्फ इस समय डीजीसीए को या एएआईबी को ही पता है और वो हमको अभी पता नहीं है। वो वाली कन्वर्सेशन एक्चुअल बताएगी कि हुआ क्या। और आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जो बर्ड स्ट्राइक वाली बात आई थी, बर्ड स्ट्राइक को एक भी बर्ड नहीं देखा गया, बर्ड इंजेक्शन में नहीं मिला, तो ये बर्ड स्ट्राइक की बात दूर हो चुकी है। फ्यूल कंटैमिनेशन नहीं मिला उनको, फ्यूल के सैंपल्स को टेस्ट किया गया, उसमें कंटैमिनेशन नहीं था। अगर होता तो रनवे के ऊपर ही उसका इफेक्ट दिखता। और तीसरी चीज थी, जो फ्लैप पोजीशन की बातें पहले चल रही थी, वो 5 डिग्री पे ही थे। इसका मतलब है वो करेक्टली पोजीशन थे, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं था। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये देखेगी क्या पायलट्स ने ये किया या फिर ये टेक्निकल फेलियर
था। अब इसी बात पे मैं आती हूँ विजय जी। देखिए किस तरीके की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में पहले से शुरू हो गई। बड़ा आसान हो जाता है कि ह्यूमन एरर घोषित कर देना, क्योंकि जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो सबसे आसान होता है किसी पायलट के ऊपर यह आरोप लगा देना कि पायलट की गलती की वजह से यह हुआ, और वही इस वक्त बीबीसी कर रहा है। मैं एक हेडलाइन जो है उनकी पढ़ के आपके सामने रखती हूं। वो क्या लिख रहा है? ब्रेकिंग, एयर इंडिया क्रैश, पायलट कट ऑफ फ्यूल टू इंजन्स। आपने ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया, पायलट कट ऑफ फ्यूल टू इंजन्स, नो फॉल्ट विथ प्लेन। हु आर यू टू से दिस नो फॉल्ट विथ प्लेन? क्या इसे कहीं पे बताया गया? क्या इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहीं कहा गया कि यह पायलट की गलती के वजह से हादसा हुआ और प्लेन में कोई खामी नहीं थी? जिस स्विच को केवल कट ऑफ से रन सिचुएशन लाने में भी 10 और 14 सेकंड का वक्त लग रहा है, और ये रिपोर्ट बता रही है उसे एक झटके के अंदर इन्होंने कह दिया कि प्लेन में कोई खामी नहीं थी। मीडिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उसको रेफरेंस तो कम से कम काम मिलेंगे। क्या रेफरेंस में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी एयर कमांडर साहब ने बहुत बेहतर तरीके से सारी बातों को समझाया, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें समझना चाहता था कि एक तो प्रिलिमिनरी जो टीम है जिसमें करीब 15-20 मेंबर्स हैं, या उसके भी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम एयर इंडिया की भी है, यूएस की भी है, डीजीसीए के लोग भी हैं, सिविल एविएशन के लोग भी हैं। तो क्या जो यूएस की एनटीएसबी टीम है उसका कोई प्रेशर वहाँ पर है? और इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम में जो जहाज बनाने वाली कंपनी है उसके ऑफिशियल्स भी हैं, बोइंग के उसमें मैं उसको देख रहा था डिटेल में कि कौन कौन लोग हैं। तो क्योंकि ये रिपोर्ट कुछ कह ही नहीं रही है एक्चुअली, मेरे ख्याल से सर ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मैंने जितना उसको लेकिन समझा। सर ये रिपोर्ट इतना तो बता रही है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ तो हुआ, इसको तो बिना जांच के भी बता ही सकते थे, कोई अपने आप तो गिर नहीं गया। एग्जैक्टली कि फ्यूल स्विच में गड़बड़ था, फ्यूल कंटामिनेटेड था। लेकिन ये रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि फ्यूल के बारे में भी कोई उस तरह से बात नहीं की गई है। इंजन क्यों फेल हुए, क्योंकि इतनी जल्दी फेल हुए, जो टेक्निकल टीम है उसने क्या चेक किया था, क्या उस पर कुछ कहा गया है कि जो प्लेन को फ्लाई करने से पहले जो टेक्निकल टीम की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है? फिर उसमें एक चीज़ और जो मुझे समझ आई, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी काम किया, कि जो अभी एयर इंडिया है, एयर इंडिया का मैनेजमेंट तो चला गया टाटा के पास, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस है वो अभी सिविल एविएशन के पास है। सर बता सकते हैं उसको, ज़्यादा यदि कोई गड़बड़ हो तो सिविल एविएशन के पास है, उसका ग्राउंड स्टाफ भी सिविल एविएशन के पास है, समझे? तो क्या उसमें कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है? पहली बात। फिर जो बोइंग के लोग हैं उनकी क्या ज़रूरत है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग टीम में, उनका प्रेशर क्या है? अभी तो केवल आपको ये तय करना था ना कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं हुई है। यदि प्राइमरी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जहाज की गड़बड़ है, तब बोइंग वाले बताते कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है कि क्या नहीं हुई है। उसकी एक तो 2 चीज़ें मैंने वहाँ पता की, जो आप टेक्निकल रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं फ्लाइट से पहले कि भाई हाँ ये ठीक है, उसको बताया गया कि देश में 147 एयरपोर्ट है और उनका साल में 2 बार ऑडिट होता है एयरपोर्ट्स का। पहली बात तो एयरपोर्ट पर भी आना चाहिए कि एयरपोर्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आगे, लेकिन अभी है ना, नहीं इसमें तो फ्लाइट में जो जांच की जाती है उसको नॉर्मली तो वहाँ पर जो इंजीनियर नहीं होता, दूसरे टेक्निकल स्टाफ जिसे कह सकते हैं वो होता है, और वो साइन करवा लेता है इंजीनियर से जी। तो पहली बात तो ये तो तय हो कि ग्राउंड पर जो टेक्निकल रिपोर्ट थी क्या उसने सही रिपोर्ट सबमिट की है कि नहीं की है, वो रिपोर्ट फ्लाई करने में मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर जो आपने भी बात की, सर ने भी बात की कि जो ब्लैक बॉक्स मिला उसमें पायलट्स की बातचीत केवल इतनी सी होगी इतने बड़े क्राइसिस के वक्त में। बल्कि कई बार होता, मैंने पहले वाली जो रिपोर्ट थी जो हुआ था अपने चरखी दादरी में, तो उसमें इतना मैस है क्योंकि जब प्लेन गिर रहा है आपको तो मौत आपके सामने दिख रही है, तो आप क्या केवल ये क्या तुमने किया? पायलट अपनी मौत की चिंता नहीं करता नॉर्मली, उनको ट्रेंड ऐसे किया जाता है। वो अपने पैसेंजर्स की भी सारी की सारी एक्सरसाइज उनकी ये होती है कि पैसेंजर उनके साथ जाए। तो ये केवल 1 सेकंड की बात कि तुमने बंद किया मैंने बंद नहीं किया, यहाँ पर खत्म होती है बात। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन पर काम होना चाहिए, और ये कोशिश जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खासतौर से ये कर रहा है कि वो, और ये तो डे 1 से हो रहा है।
डे वन से आप ये एक्सीडेंट पर तो चिंता ही नहीं कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया। वो कह रहा है कि ड्रीम बस लाइनर अब जो है ड्रीम सबसे लाइनर को बेहतर बचाने में लगे एयरलाइंस हुए है, हैं, तो बिल्कुल। उस पर काम किया जा रहा मैं एक क्वेश्चन इस- आपसे पूछना जी, चाह रही हूँ जी, कि जब आप कॉकपिट में एंटर करते हैं उस वक्त किस सिचुएशन में यही जो हम स्विच कह रहे हैं वो किस मोड में होता है? देखिए, जब जहाज को स्टार्ट करना होता है तो ये रन मोड पे किया जाता है। जब इसको स्विच ऑफ करना होता है सॉर्टी करने के बाद, आने के बाद, तो इसको कट Landing ऑफ के बाद, मोड में cut किया off। जाता है। नहीं, तो जब जैसे जब ये दो पायलट में एक हाइपोथेटिकल पायलट के सवाल बिना आपसे नहीं बोल होता रही हूँ वो। कि वो जब पायलट अंदर पहुंचे तब प्लेन खड़ी हुई स्थिति में है, कट ऑफ पोजीशन में है। कट ऑफ पोजीशन में है। पायलट जब फ्लाई करने वाला है या दौड़ाने वाला है उसे रनवे पर, तब इसे ऑन कर दिया जाता है। वो ये तो इंजन स्टार्ट करते टाइम पे ही ऑन कर दिया जाता है ग्राउंड पे। बस पहला स्टेप ही ये होता है चेक्स और प्रोसीजर्स करने के बाद कि इसको रन पोजीशन पे लाया जाए। तो वो रन मोड पर होता है। वो रन मोड पे होता रन मोड पे हुए बिना वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। है। और ना तो दूर की बात है। इंजन तो स्टार्ट ही नहीं होता, ऑन ही नहीं तो होगा। आगे ऑन ही move नहीं कर होता। सकते। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है हर्षवर्धन जी, जो स्विच रन मोड में था, जिस रन मोड में ही वो स्विच प्लेन को पूरा लेकर इन दोनों इंजन वर्किंग है, फ्लाई कर भी गए, वो अचानक से कैसे वो चेंज हो गए? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि इसके मूल मुद्दे पर आना चाहिए। और चूंकि हम लोग कोई मतलब मैं तो कम से कम बिल्कुल ही कोई तकनीकी समझ नहीं रखता हूं और उसके हिसाब से, लेकिन सामान्य कुछ सवाल हैं और उसका सबसे बड़ा सवाल है, बहल साहब भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत विस्तार में उन्होंने सब बताया। मेरे मन में बस एक ही प्रश्न आता है, इतनी संवेदनशील ये घटना है, इतने लोगों की जान चली गई और इस तरह की हल्की इनकॉन्क्लूसिव प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी गई। वही मैं कह मेरे मन में सिर्फ एक सवाल ये आता है, और ये रिपोर्ट में अभी ये जब तक चर्चा चल रही थी तो मैं उसको पढ़ रहा था। ये रिपोर्ट कुछ यूं लगता है कि लोगों का ध्यान इस पर जाए कि कोई पायलट ने गड़बड़ी कर दी, सारे पैरामीटर्स उसमें अलग अलग शुरू की रिपोर्ट में भी है, बाद में भी दिया हुआ है कि चाहे वो फ्यूल का हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो जितनी तरह की सेटिंग होती है, जो मतलब पायलट जितनी चीजें चेक करके जाता है, और पायलट के घुसने से पहले जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है, यानी एक तरह से कहें कि जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग होते हैं, वो जो चेक करते हैं, तो सब कुछ बढ़िया था। तो क्या पायलट को अचानक क्या हो जाएगा ऐसा? और वो जो दो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके ऊपर सब डालकर क्या बोइंग की बड़ी गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उनको लगता है कि जो पहले भी कहा जाता था कि ठीक है भाई भारत में कुछ हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, या दुनिया के जो विकासशील देश कहे जाते हैं। और मेरे लिए एक चिंता की बात है जो मैंने कल भी कही थी कि भारत को अपना लैब का जो एक सिस्टम है वो डेवलप किए बिना क्या ऐसे मामलों में सही सही जांच हो सकती है, न्याय मिल सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल है, पूछा जाना चाहिए। और अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन इतनी जानें चली गई वो चर्चा की, डीजीसीए ने अब तक क्या किया? 3 अधिकारियों को आपने हटाया, लेकिन डीजीसीए ने अभी तक क्या किया? मात्र 1 सेकेंड के अंदर फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गया? ये कैसे हो गया कि ये दोनों पायलट उसे ऑन करने की कोशिश करते रहे, इंजन को वापस से ठीक करने की कोशिश करते रहे, फ्यूल इंजन में जाए ये प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। बहल सर, एक बार मैं फिर से इसी मुद्दे पर लेकर आ रही हूं। इस रिपोर्ट में इतना तो पता चल रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गए, इंजन में ऑयल कैसे नहीं गया, फ्यूल कैसे नहीं गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इसको मैं कहूंगा स्टेक्स बहुत हाई हैं इस इंक्वायरी के। क्यों हाई हैं? अगर देखिए 1189 जहाज ऑलरेडी बना चुका है एयर बोइंग, और अब 2137 का उसका ऑर्डर है, यानी कि 1000 बोइंग ड्रीमलाइनर का ऑलरेडी ऑर्डर है। इतना बड़ा स्टेक है इसके ऊपर। और अगर आपको याद होगा विसल ब्लोअर्स का, टॉम बार्नेट का और सैम सलेहोपर, उसका ये यूएस के थे, इन्होंने दोनों ने कहा था कि शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं, फॉल्टी पार्ट्स को लगाया जा रहा है। और टॉम बार्नेट की तो मौत भी हो गई एक दिन पहले, जो कोर्ट में हियरिंग थी, और उसमें वो गोली मारी हुई सिचुएशन में मिले, लोगों ने कहा उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई। ये बहुत हाई स्टेक इंक्वायरी है
और बहुत स्टेक्स हैं एनटीएसबी के भी और साथ साथ में बोइंग के भी। एयर इंडिया का नहीं, एक चीज में एयर इंडिया फिर से बताना पड़ेगा। आप जिन 2 विसल ब्लोअर की बात बता रहे हैं उनमें से एक विसल ब्लोअर ने क्या कहा था कि बोइंग में ये आरोप है कि फॉल्टी पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी गोली मारी हुई स्थिति में डेड बॉडी मिली थी। थी और ये कहा गया ये सुसाइड है। और एयर इंडिया का हाल देखें, पिछले साल जनवरी से लेके अगस्त 2024, ये हमारे डीजीसीए की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 12 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट्स थी इस एयरलाइन के ऊपर बाय पैसेंजर्स एंड अदर्स, यानी कि 12 टाइम इंडिगो से ज्यादा थी इसकी। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है आपकी मिक्सचर है, बोइंग में भी प्रॉब्लम है, एयर इंडिया में भी इश्यूज हैं, और साथ में डीजीसीए के ऊपर तो प्रश्न पिछले 5 साल से उठ ही रहे हैं। तो ये कॉकटेल है जिसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। सब चाहेंगे कि पायलट के ऊपर एक बार बदनामी का टैग लगा दें तो सबके सब बच जाएंगे। ये कोशिश तो शुरू हो ही चुकी है सुनील जी, ये कोशिश तो शुरू हो ही चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया तो पहले से ये काम करना शुरू कर चुका है। वो ये बोल रहा है कि दोनों पायलट्स ने फ्यूल स्विच कट ऑफ कर दिए, प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए, बहुत आसान होता है कि जो व्यक्ति अब अपना पक्ष रखने के लिए नहीं है उसके ऊपर आप सारा ठिकरा फोड़ दो, और ये होता है। मतलब बोइंग कंपनी कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, वो हजारों करोड़ रुपए का उसका जिसके साख दांव पर है। सीधा सीधा ये बोइंग कंपनी का मुझे जो मतलब अभी तक इतना विस्तार से बताएगा, और लगातार उसके बाद से जो खबरें आ रही है बोइंग का, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। अब बोइंग इसे किसी भी तरीके से पायलट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है कि दोनों पायलट को इसके लिए अपने जिम्मेदार बता दो और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ। इसके लिए क्या चीजें मैनेज हो सकती है, कैसे मैनेज हो सकती है, वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित करो, और किसी भी तरीके से बोइंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह न आए। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है, और बोइंग की जो भूमिका है मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा संदिग्ध है। और रिपोर्ट आप देखिए, जो रिपोर्ट हर्षवर्धन जी कह रहे थे, आप उस रिपोर्ट में देखिए किस आराम से और किस मतलब सहजता की वो रिपोर्ट है। इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी गंभीर घटना घटी है, इतना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ है कि 240 से ज्यादा लोग हमारे नागरिक मारे गए। उसके बाद जो रिपोर्ट विस्तृत तरीके से आनी चाहिए थी, एक एक बात का उसके अंदर जिक्र होना चाहिए था, उस रिपोर्ट के अंदर वो कहीं जिक्र नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को अभी और बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, तमाम चीजें आना चाहिए। और इसमें 2 ही बातें निकलेंगी, या तो पायलट को आप दोषी दे दोगे, या कह देंगे कि बोइंग के इंजन में कोई फॉल्ट था। अब बोइंग तो पूरी कोशिश करेगा कि भाई हमारे इंजन का फॉल्ट स्वीकार ना हो, पूरा ठिकरा पायलट के ऊपर फोड़ दिया जाए। और जो पायलट की जो बात की रिकॉर्डिंग आई है, अभी पूरी तो डिटेल में नहीं आई है, लेकिन उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या आपने फ्यूल इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद की, वो मना कर रहा है। तो ये सीधा बता रहा है कि वो आश्चर्यचकित है कि भाई सब शुरू है, उसके बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है। और उनके पास इतना कम समय था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय थे उनके पास, 5-10 सेकंड थे उनके पास, कि किसी भी तरीके से उसको टेक ऑफ पर लेकर जाए और ऊपर लेकर जाए। मुझे लग रहा है वो खुद आश्चर्यचकित थे कि भाई सब कुछ बराबर है, उसके बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया। और मुझे लग रहा है कि इसमें इंजन के बड़ा फॉल्ट है, बोइंग का बड़ा फॉल्ट है, और यह अगर विस्तृत जांच होगी मुझे लगता है तो बोइंग के लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा। और अब जिन लोगों ने विस्तृत जांच होगी, तो अगर बोइंग को वाकई में कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, तो मैं ये तो इसलिए यूज कर रही हूँ प्रिलिमिनरी बोल रहा हूँ। इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब है ये कोशिश की गई है कि किस किस को बचाया जाए, नहीं किन किन को बचाया जाए। ये एक्सरसाइज इसमें पहले लेवल पर की गई है। भाई जिस स्विच को एक हाथ से ऑफ करना ही मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, उसके लिए आपको 2 हाथ चाहिए ही चाहिए। वहां पर सीधे सीधे ये कह देना कि ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, और ये, या फिर मैं फिर बोलती हूँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करती हूँ कि वहां पे सीधे सीधे पायलट को इसका दोषी ठहरा देना, ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, ये तो गुनाह है। मैं इसे गुनाह की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा दोनों पायलट का, कहीं ऐसा उनके पूरे कैरियर में नहीं रहा कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाओ, कोई जांच हुई है उनके ऊपर। मैं अब अगली खबर के लिए आगे बढ़ती हूँ। मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा हथियार को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, राफेल गिराने के झूठे दावे। कहां से पुराने वीडियोस उठाकर बार बार ये बताने की कोशिश हुई कि देखिए भारत में बहुत तबाही लाया है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में कई फॉरेन मीडिया हाउसेस भी फंस गए। खबर छाप दी गई, लेकिन सबूत के नाम पर साफ सूंघ गया। भारत ने पाकिस्तान में हुई तबाही की एक इमेज दुनिया के सामने रखी। पाकिस्तान के तबाह हुए 13 एयरबेस दिखाए, 9 टेररिस्ट टारगेट दिखाए, बिफोर आफ्टर का पूरा चार्ट रखा। अब इस पूरे मैटर पर एनएसए अजीत डोभाल पहली बार सामने आया और पूरी पिक्चर उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने
क्या किया। पाकिस्तान ने ये किया, वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, एक ऑथेंटिक फोटो। अजय डोवल ने कहा कि यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो तो दिखा दे। हमसे कोई टारगेट मिस नहीं हुआ, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें नाज है। आप सुने उनका बयान। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are just saying. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagine they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVACS, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images and everything. So we're very able to achieve it. We are capable of doing that. हमने वो काम किया जिसके लिए हम समर्थ हैं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अच्छा, अजय डोवल ने ये बात भी सही कही कि कई बड़े फॉरेन मीडिया हाउसेस ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसकर भारत में हुए नुकसान के झूठे दावों वाली खबरें छापी, लेकिन जब उनसे सैटेलाइट इमेज के बारे में पूछा गया, सबूतों के बारे में पूछा गया, तो एक भी तो सबूत सामने नहीं रख पाए। जबकि भारत ने जो किया, जैसे किया, जहां किया, सारी सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के पास है। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area, something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. अब इससे ज्यादा तो पाकिस्तान को सुनने के लिए कुछ चाहिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान है, सिरफिरा है और सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला देश है। एयर कॉमोडोर बहल साहब, कितनी बार भारत एक ही बात बोल चुका है, और इस बार तो अजय डोवल जो कि खुद इस ऑपरेशन में वो भी शामिल थे, जब जो हो रहा था, जैसे हो रहा था, जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा था, ही हैड ऑल द इंफॉर्मेशन। विदेशी मीडिया भी पाकिस्तान के बहकावे में आ गई, या फिर वो ये चाहते थे कि एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की जाए कि भारत को भी नुकसान हुआ है, कि पाकिस्तान भी कुछ कर पाया है, तो वो सब फेलियर साबित हुआ। मीनाक्षी जी, आप पश्चिमी मीडिया को देखिए, मुझे समझ नहीं आता वो हमेशा हमारे अगेंस्ट क्यों खबरें छापते हैं। उनको कोई मौका चाहिए, चाहे वो मोदी जी के बारे में है, चाहे वो देश के बारे में है, या चाहे वो हमने जो इतना अच्छा ऑपरेशन किया था। मुझे एक चीज बताइए, पश्चिमी मीडिया हो गया, टर्किश मीडिया हो गया, चीनी मीडिया हो गया, और कुछ इस्लामिक देशों के अंदर जो था वही पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान कह रहा था इतने जहाज गिर गए, इतना नुकसान कर दिया, हमने इनके S-400 उड़ा दिया, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, और कितने बेस तो उन्होंने कहा था तबाह कर दिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 90 घंटे के अंदर किसने पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे? 90 घंटे के अंदर किसने 9 टेरर टारगेट्स के ऊपर इतनी बुरी तरह से अटैक किया था कि जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर वर्चुअली रो रहे थे, कह रहे थे अल्लाह मुझे भी उठा लो। भाई उठा लो उनको, अब उनकी एज भी हो गई और बहुत ज्यादा गलत काम कर लिए उन्होंने। और दूसरी चीज थी कि ना केवल हिजबुल मुजाहिदीन, ना केवल लश्कर-ए-तैयबा
इनके अड्डे उड़ाए। हमने हर स्टेज पे, हर एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंदर, जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन गुरुद्वारे, टेम्पल्स, चर्चेस, स्कूल्स पे अटैक किया, हमने उनके उन मिलिट्री अड्डों पे अटैक किया। 13 के करीब, जो डोवल साहब कह रहे थे, 6 रेडार्स के ऊपर किया। और यहां तक कि हमने बम गिराए बहुत क्लोज किराना हिल्स के, कि वो डर के आके हमको बोल रहे थे और अमेरिका को बोल रहे थे ये लड़ाई को रुकवाओ। जब उनके डीजीएमओ ने कॉल किया, तभी हमने कहा कि ठीक है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आप झूठ बोलना बंद करें और आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करें। दरअसल गलवान के बाद भारत ने बहुत बड़ा सबक लिया, बहुत बड़ी सीख ली कि हमें किस तरीके से और बेहतर होते जाना है, क्योंकि लड़ाई तो कभी रुकेगी नहीं। कभी वो चीन होगा, कभी वो पाकिस्तान होगा, कभी वो इनके द्वारा पाली गई एंटिटीज होंगी जो लगातार भारत के खिलाफ इस तरीके से कदम उठाएंगे। लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, भारत के बढ़ते कद को कोई नकार नहीं सकता। यही वजह है कि चालबाज चीन भारतीय विदेश मंत्री के वेलकम के लिए अब तैयार है। एस जयशंकर 2 दिन के चीन दौरे पर जा रहे हैं। एफसीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में वो शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात का टाइम तय कर दिया गया है। 5 साल के बाद एस जयशंकर चीन जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। कूटनीतिक पिच पर पूरी प्लानिंग सेट होगी। विजय जी, अब दोस्त कहें या दुश्मन कहें, पड़ोसी तो 100% हैं और मुलाकातें करनी होगी, यही डिप्लोमेसी कहती है। डिप्लोमेसी का रास्ता ये है कि आप बातचीत से ही कोई चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है कि गलवान और ये जितना आपने जिक्र किया, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ चाइना जा रहे हैं पहली बार। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गई कि अभी कुछ दिनों पहले ही एससीओ की मीटिंग हुई, जिसमें रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक थी जी, और राजनाथ सिंह जी वहाँ पर मौजूद थे। और उस एससीओ की बैठक में जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया और भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए। हालांकि ऐसा होता है कि जो डिप्लोमेसी में जो होस्ट कंट्री होता है, वो अपना स्टेटमेंट बनाता है, मतलब उस पर उसका प्रेशर नहीं डाल सकते आप, उनका प्रेशर उस तरह से नहीं होता। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से हमें उस पर एक्सरसाइज करना होता है कि जब बन रहा हो जॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि एक तरह से बनाया जाता है, साझा उसे घोषणा पत्र कहते हैं, तो सबको बताया जाता है। लेकिन एक बड़ा झटका था, मैं समझता हूँ, भारत की कूटनीति के लिए, कि जब, और उसका जवाब उन्होंने ज़्यादा ताकत से दिया भारत ने, जब उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। तो अब विदेश मंत्री जब जा रहे हैं जयशंकर, जो तो हमारे यहाँ पर डिप्लोमेसी के मास्टर माने जाते हैं, वो विदेश मंत्री भले ही अभी बने हो, लेकिन 30 साल से विदेश नीति को देख रहे हैं। तो चाइना के साथ इस बैठक में, और जब उनके विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, तो क्या भारत चाइना को 2 कदम आगे बढ़ा सकता है? कम से कम पहलगाम को लेकर कुछ घटना पर चाइना का क्या रेस्पॉन्स होता है, वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण यही होगा। पक्ष ने एक पहलू और इसमें चर्चा का एक विषय दलाई लामा का भी होगा। हर्षवर्धन जी, दलाई लामा को लेकर चीन हमेशा से एंटी मोड में रहा है और जिस तरीके से भारत ने पक्ष लिया है दलाई लामा का, हमेशा से, सिर्फ हम आज की बात नहीं करेंगे, वो भी चीन की आंखों में किरकिरी तो कर ही रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर कर रहा है। और आपने शुरुआत में कहा कि दोस्त कहें या दुश्मन, तो दोस्त तो नहीं रहा, लेकिन जो बार बार अब की भारत सरकार कहती है, मैं उसे दोहराता हूं कि हमारा कोई पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं है। वैसे भी कहा जाता है डिप्लोमेसी में कि कोई परमानेंट फ्रेंड या फो तो है नहीं। अब सवाल ये है कि कैसे इसको हम देखें। 2-3 तरीके हैं इसको देखने के। भारत सरकार अपने सभी जो तय रुख हैं उससे जरा सा भी हट नहीं रही है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी सीमा चीन से नहीं लगी। अभी आपने कहा ना कि ठीक है, दोस्त हो या दुश्मन, लेकिन पड़ोसी तो है। नहीं, हमारा वो पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी जबरिया बना हुआ है। तो ये हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है, हमारे एक सांसद कह रहे हैं कि हमारी सीमा तो तिब्बत से मिलती है। सब जानते हैं कि जो उसको बॉर्डर को गार्ड करते हैं वो ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। तो एक तो ये हमारा ये स्टैंड इस समय में। दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में गए, वहां उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा अजीत डोभाल भी बाकायदा पिछले एक तरह से कहें कि 5 सालों में पहली बार यह है कि इतना हाई लेवल डेलीगेशन या कहें सीधे NSA मिनिस्टर वो वहां जा रहे हैं। अब विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो इसको हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि चीन को भी इच्छा है, भारत की भी जरूरत है। क्यों ये जरूरत आन पड़ी? क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो फ्लिप फ्लॉप चल रहे हैं, उनको कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी भारत सबसे अच्छा दोस्त होता है तो कभी पाकिस्तान भी उनको महान देश ने लगता है। तो ये भी एक रणनीतिक तौर पर होता है। फिर क्या है कि हम अभी जिस तरह की ट्रेड
एक तरह से थ्रेट्स देख रहे हैं। मतलब ट्रेड को आप जैसे जरिया बनाते हैं धमकी का, युद्ध का, चीन को भी बहुत मुसीबत है। चीन की भी मुश्किल है कि अमेरिका भी उसको परेशान कर रहा है, उसके यहां से अमेरिकी कंपनियां जा रही हैं, दूसरी कंपनियां जा रही हैं, उसके बीच में भारत के साथ कैसे समझौते रखे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो बहुत फाइन बैलेंसिंग का टाइम है। भारत सरकार वो कोशिश कर रही है और चीन को भी पता है कि हम इस वक्त इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो आप ये मानिए कि रणनीतिक तौर पर साझेदारी का कुछ समय अब चीन के साथ भी चलने वाला है। ये चीन को भी अच्छे से पता है, उसके भी संकेत है। और उसका एक बड़ा संकेत कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान दिखा। बाकायदा चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो ऐसे ढेर सारे वीडियोज डाल रहा है कि देखिए हम तो कितने खुश होते हैं, यहाँ लोग हिंदी भी बनाते हैं, ये देखो बिंदी और चूड़ी भी हमारे यहाँ बिकती है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें विदेश मंत्रालय कर रहा है वहां का, जो आज तक नहीं किया था। तो इसका मतलब समझिए दबाव में चीन बहुत है। ठीक सर, देखिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार का एक बड़ा फोकस चीन के साथ इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट पे होगा। जो सीमा विवाद चीन के साथ चल रहा है लंबे समय से, प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से वो मामला निपटे। और मुझे लग रहा है कोई एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। देखिए चीन ने भी पहले कहा था, अब चीन भी भारत के प्रति एक नॉर्मल रुख रखने की कोशिश कर रहा है। चीन ये चाहता है कि भाई जिस तरीके से अमेरिका दादागिरी कर रहा है चीन के साथ, जिस तरीके से उसने 125% टैरिफ का डिक्लेयर कर दिया था, हालांकि बाद में चाइना और अमेरिका के बीच एक समझौता हो गया है व्यापार का, लेकिन क्या हुआ है वो अभी तक दोनों देशों ने बताया नहीं। सिर्फ ट्रंप ने यह कहा है कि भाई हमारे और चाइना के बीच में व्यापारिक समझौता हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि चीन चाहेगा कि ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी तय नहीं कि वह कब क्या निर्णय ले लेंगे, ऐसे समय में दोनों बड़े देश, एक तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में भारत पहुंच गया है, तो इस स्थिति में चीन ने कहा भी था कि भाई भारत का एलिफेंट और चीन का ड्रैगन मिलकर एक दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। अब दोनों को एक दूसरे की मार्केट की जरूरत है। मुझे लगता है कि चीन को ज्यादा जरूरत है भारत के मार्केट की, जब उसको लग रहा है कि अब अमेरिका में और पश्चिमी देशों में उसका बहुत दखल नहीं है, तो भारत में एक बड़ा मार्केट उसके लिए रहा है। तो वो इस बात को जानता है कि भारत से पंगा लेकर वह अपने माल को और अपने उद्योग को, जिस तरीके से बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर इंडिया में आ रही है, चाहे वो अगर आप देखेंगे एप्पल की कंपनी इंडिया में बनाने के लिए आ रही है, बड़े उद्योग घराने चीन से जिस तरीके से निकल रहे हैं, तो चीन को यह डर है कि भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है। तो अब भारत के साथ दोस्ती करना, भारत के साथ हाथ मिलाना, नहीं चीन को पता तो पहले से है, लेकिन चीन क्या है उसके एजेंडे में कौन सी चीजें कब फिट बैठ रही है वो इंपॉर्टेंट है। सर बहुत क्विक कमेंट सर, एक लाइन छोटी सी बोल रहा हूँ। डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए तो विदेश मंत्री जी के लिए इतना ही काफी है कि जयशंकर जी वहां पर विदेश मंत्री से जिनपिंग का हाल पूछ लें कि कैसे। जी, चीन का 130 से ऊपर $1 बिलियन का बिजनेस है आज भारत के साथ, जिसमें से 99 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि ट्रेड सरप्लस है चीन के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चीज है। दूसरी चीज है कि चीन जो इस समय 90% रेयर अर्थ मटेरियल बनाता है पूरे वर्ल्ड का, उसका जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसका एक्सपोर्ट भारत के लिए उसने बंद करके रखा हुआ है पिछले कई महीनों से। तीसरी चीज है जो हमारा फर्टिलाइजर है, हाई यील्ड फर्टिलाइजर, वो भी चीन ने बंद करके रखा है। हालांकि कई देशों के लिए वो एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, भारत के लिए नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट चीन अभी भी बात कर रहा है। हो सकता है ये मुद्दे भी उठाए जाएं। बात अब हम करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट होने वाला है? आसिम मुनीर सत्ता का पूरा चार्ज लेने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर में ये चर्चा इस वक्त पीक पर है कि किसी भी वक्त शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि मुशर्रफ की राह पर आसिम मुनीर चल पड़ा है, राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश पाले बैठा है, पाकिस्तानी फौज की मदद से सत्ता का पूरा समीकरण सेट करना चाहता है। क्या पता क्या होने जा रहा है। आप ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जो भी होने जा रहा है या हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे। नो, इट्स नॉट ए संडे, इट्स नॉट ए हॉलीडे। एनीथिंग कैन पॉसिबल इन दिस कंट्री। हुकूमत बनाने और तोड़ने का फैसला कहीं और होता है। छोड़ पड़े इस मुल्क को, ये दिनों की बात होती है, इक़्तिदार का खेल है। मुल्क में क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है, ये सफा बता। इस तरह सुबह मेरे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दस्तखत करने हैं शहबाज शरीफ ने, उसने यही करने हैं दस्तखत। उसने नहीं पढ़ना कि फरिया ने क्या लिखा है। ओके, उसने ये नहीं देखना कि फरिया ने क्या लिखा है, उसने दस्तखत करने हैं। जब
मुशर्रफ आया तो नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में का ख्याल था कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, और सुबह जब हुई तो मैं क्वाटी चप्पल पहन के बाहर बैठा सिगार पी रहा था, इतने में वो आए, उन्होंने हैंड्स अप करा लिए सबको। तो मेरा सिगार आखिरी हिस्से में था, मुझे कहते आप क्यों शेख साहब बैठे हुए हैं, किस खुशी में? मैंने कहा हो क्या गया है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या हो गया। कह उठे खड़े हो, जगह मेजर हारून सेंड हिम लाल हवेली। शेख साहब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। सीजन आप हैं, इतना देखा, खान साहब की हुकूमत जा रही है, ये बताया था आपने उनको? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस महीने बताया आपने उनको? 8-10 दिन ही पहले बताया मैंने। तो भाई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि खान साहब यानी इमरान खान को भी बता दिया था 8-10 दिन पहले कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, जिन्होंने ये भी बता दिया था कि भाई परवेज मुशर्रफ ने कैसे टेक ओवर कर लिया, वो आज फिर ये बता रहे हैं कि स्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है। बहुत कुछ बदलने जा रहा है पाकिस्तान में। सर बदलने जा रहा है, तख्ता पलट होने जा रहा है। मीनाक्षी जी मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है उसने अपने पूरे 5 साल किए हैं आज तक? ये तो बड़ा सवाल है, नहीं इसका जवाब पूरी दुनिया जान रही है। बिल्कुल नहीं। और 1958 में अयूब आए, 1977 में जिया आए और 1999 में मुशर्रफ आए। तो कहीं ना कहीं जब उनका दिल करता है, वो कहता है कि अब बहुत हो गया हम लोअर लेवल का काम करते हुए, अब मुझे पूरे देश को रन करना है, डायरेक्टली रन करना है, तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और साथ में बात ये करते हैं करप्शन की। लेकिन आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो अभी इस इंटरव्यू में बताई गई कि जब शहबाज शरीफ को बुला के ये नहीं पूछा जाता कि क्या लिखा जाए, ये बोला जाता है यहां पे साइन करो। और तीसरी चीज जो बड़ी अहम है, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में थ्योरेटिकली टेक्निकली एक आर्मी जनरल को प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकता है। आज तक हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, लेकिन टेक्निकली कर सकता है। लेकिन एक फील्ड मार्शल को वो नहीं कर सकता, और फील्ड मार्शल फॉर लाइफ है, उसके ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसेस भी नहीं हो सकता। और अगर वो फील्ड मार्शल है तो वो बेवकूफ है अगर वो आके पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बनना चाहे। ये फिर ईगो की वजह से बनना चाहेगा। उसके लिए तो बेस्ट चीज है, दिखाने के लिए एक है सिविलियन गवर्नमेंट जो उसके पास आके रोज साइन ले लेती है, और करने के लिए सब कुछ वो रन करता है, और अकाउंटेबिलिटी भी कुछ नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर होगी। अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं आसिम मुनीर, तो समझ लें कि बेहतर है कि पीछे से रन करना, ना कि प्रेसिडेंट बन जाना। तो रन तो अभी भी करीब आ रहे हैं हर्षवर्धन जी, ऐसा तो है नहीं कि मौका नहीं है, सब यही चला रहे हैं, करता धरता यही बने बैठे हैं। लेकिन फिर भी पूछती हूँ कि क्या पाकिस्तान में बड़ा होने वाला है कुछ? क्या फील्ड मार्शल खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी, कितना भी पावर हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन फील्ड मार्शल ही है ना, राष्ट्रपति तो नहीं कहा जा रहा है ना। इतिहास में दर्ज तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही होता है। तख्ता पलट इसीलिए होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीछे से चला सकते हैं सत्ता, लेकिन खुद उस सत्ता पर बैठना उसका महत्व होता है। तो और असीम मुनीर की जो महत्वाकांक्षा है वो वही है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भले ही अपनी लंच टेबल पर बिठा लिया, लेकिन दुनिया का कौन सा देश उनको राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर बात करेगा या उनके साथ कोई समझौता करेगा? तो इन दोनों का अंतर समझना चाहिए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि असीम मुनीर की वो महत्वाकांक्षा है कि वो तख्ता पलट करें, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे। कितना उनके लिए वो संभव हो पाएगा, वहां की जो स्थितियां हैं वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल बैठना चाहेंगे। जो भी व्यक्ति वहां ये करता दिखा है पहले से अभी तक, वो इसी वजह से करता दिखता है। हाँ जी जी। देखिए पाकिस्तान में जितने भी तख्ता पलट पहले हुए, चाहे अयूब खान का हुआ हो, चाहे उसके पहले जियाउल हक का हुआ हो कि जब उन्होंने बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा पर लटका दिया था, या परवेज मुशर्रफ का रहा हो जब उन्होंने नवाब शरीफ से उनका पंगा हुआ था और नवाब शरीफ ने उनके प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया था, उसके बाद तख्ता पलट हुआ था। तो उस समय सेना के बीच में और सरकार के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। अब यहाँ तो जो सेना प्रमुख है, सरकार उनके सामने तो घुटनों पर बैठी हुई है। और आसिम मुनीर को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डिनर पे बुलाते हैं तो वो जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि भाई असली ताकत किसके पास है, कौन वो देश चला रहा है। इसलिए ट्रम्प ने एक सेना प्रमुख को अपने साथ डिनर पे बुलाया था, और मुझे लग रहा है कि वो जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान में विद्रोह होगा, सैनिक विद्रोह नहीं होगा, जनता का विद्रोह जरूर होने वाला है कि जिस तरीके से वहां पे महंगाई बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है,
करप्शन अति हो चुका है। इमरान खान की पार्टी के लोग अब जो तैयारी कर रहे हैं, और 5 अक्टूबर को तो इमरान खान का जन्मदिन है, और पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी ने कहा है, तहरीक इंसाफ पार्टी ने, कि 5 अक्टूबर को इमरान खान के जन्मदिन के दिन हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या 5 अक्टूबर से पाकिस्तान के अंदर कोई जनता विद्रोह करने की स्थिति में आने वाली है? वो सबसे बड़ी चुनौती सेना प्रमुख के सामने होगी। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल वो सेना प्रमुख तख्ता पलट नहीं करेंगे। जब उनको बनना होगा वो किसी भी समय, चाहे वो वहां के प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां के राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी हो, उन्हें वो कभी भी हटा सकते हैं और बन जाएंगे। फिलहाल वो नहीं, फिलहाल वो अपने जिस पोस्ट पे उसका आनंद ले रहे हैं, पूरी सरकार और देश चला रहे हैं। और मुझे लग रहा है अभी सत्ता जो परिवर्तन है, तख्ता पलट, वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक क्विक कमेंट विजय जी, आपका भी बिलावल भुट्टो को भी प्रधानमंत्री बनाने की मांग चल रही है। उसी की मैं चर्चा करने वाला था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है जी। एक तरफ तो इमरान खान की जो पार्टी है वो सड़कों पर उतर के आने की तैयारी कर रही है। अभी तो कल हम लोगों ने चर्चा ही की थी कि उनके दोनों बेटे लंदन से यहाँ आने वाले हैं, और वो जो पार्टी है PTI वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। दूसरी तरफ एक और फेवरेबल बात होगी कि जो PPP है, बिलावल भुट्टो जहां से हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की एक्सरसाइज हो रही है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आसिफ जरदारी छोड़ दे और बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ये सारी स्थितियों को आप ध्यान कीजिए। और मैं बताऊं कि जब परवेज मुशर्रफ का पर सत्ता परिवर्तन किया था, तख्ता पलट किया था, तो 12 अक्टूबर 1999 की शाम थी वो। तो जब 5 बजे वो प्लेन से उतर रहे थे, दुबई से उनका प्लेन आ रहा था, 192 पैसेंजर उसमें थे, और नवाज शरीफ ने उस प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया था, और उनके उतरने से पहले उन्होंने उनको हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था, और नया सेना प्रमुख भी बना दिया था। और फिर जब वो उतरते हैं तो फिर कैसे तख्ता पलट करते हैं। तो नवाज शरीफ तो फिर भी पाकिस्तान के एक बड़े कद्दावर नेता थे। शहबाज शरीफ का नाम आप बताते तो मुझे पता पड़ता है कि वो नेता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। तो उनका कद में और उनके कद में बहुत फर्क है। और मुनीर साहब का तो वैसे भी अभी बड़ा हुआ है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट उनके साथ हुआ है ट्रम्प साहब के साथ, तो वैसे ही कद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और जाहिर है कि वहाँ पर हमेशा ही इस तरह के जो जनरल होते हैं उनकी इच्छा होती है कि राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनकर वो मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है यदि वहां पर सत्ता मतलब पहले जो तख्ता पलट थे वो भले ही थोड़े मुश्किल थे, अभी अगर तख्ता पलट हो भी जाएगा तो वो बड़ी आपसी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। वैसे तो सरकार उनके पास ही है, तो ज्यादा आपको लगेगा भी नहीं कि तख्ता पलट हुआ है। अब खबर जरा देश की कर लेते हैं, और देश के राज्य बिहार की कर लेते हैं, जहां चुनावी बिगुल बजने वाला है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी फाइट है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इस वक्त गठबंधन को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके लिए वो खुद को वोट कटवा भी बोलने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जन स्वराज पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है, वो इससे इनकार नहीं करते हैं। जो आरजेडी और बीजेपी दोनों का वोट काटेगी, उन्हें साफ कर देगी। राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। ये ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं आरजेडी के भी वोट काटेंगे, बीजेपी के भी वोट काटेंगे। वोट कटवा पार्टी कहने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। वो खुद डंके की चोट पर कह रहे हैं हाँ हम वोट कटवा पार्टी हैं। हर्षवर्धन जी, लेकिन क्या वाकई में उतने वोट वो काट पाएंगे जितना मतलब वो दावे के साथ कह रहे हैं? नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये तो सामने आएगा जब चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चुनाव के पहले ऐसा वातावरण वो बना पा रहे हैं क्या? तो मुझे लगता है वातावरण तो वो बना रहे हैं, कहां तक जाएंगे कैसे जाएंगे वो अलग बात है। और जब आप इस तरह से कहते हैं कि हाँ हम वोट कटवा पार्टी हैं, दोनों को वोट काटने जा रहे हैं, तो उनके साथ जो समर्थक खड़ा है अब वो थोड़ा और जिसको कहे ना कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप दबे दबे से कहते हैं कि अच्छा नहीं हमको कुछ वोट मिल जाए, सामने आप कहते हैं कि नहीं हम तो किसी का वोट नहीं काट रहे, तो ये दोनों रणनीति समझिए। ये इससे ये भी समझ में आता है नेता के तौर पर प्रशांत किशोर कितना स्थापित होंगे, लेकिन रणनीतिकार तो वो बड़े हैं, रणनीति बनाते रहे हैं दूसरी पार्टियों के लिए, तो अपनी पार्टी के लिए भी अपने लिए भी वो अच्छी रणनीति बना रहे हैं। और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि या तो अर्श पर या फर्श पर, यानी या तो 5-10 सीट और या तो बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होता है कि समर्थक जो होगा उनका, या उनके पास आते आते उसको लग रहा हो कि अरे इसको कितना वोट मिलेगा, क्या ये तेजस्वी या भाजपा के सामने कहीं खड़ा होता है,
तो उसको भी ये मन में आ सकता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये करंट है, तो उन दोनों चीजों को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर रणनीतिक तौर पर बहुत ठीक जा रहे हैं, अपना एजेंडा सही से बिहार के लोगों के सामने रख पा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं ये पूछती हूँ विजय जी, किसके वोट ज्यादा काटेंगे? बीजेपी के ज्यादा काटेंगे या आरजेडी के ज्यादा काटेंगे? नहीं, अभी तो वो लड़ाई तेजस्वी से लड़ रहे हैं। औपचारिक तो मतलब देखा जाए तो उनकी मोटी लड़ाई तेजस्वी के साथ है, तो जाहिर है उन्हीं के वोट ज्यादा काटेंगे। और अभी तक तो ये साफ करने में भी वो आप इसे थोड़ा बढ़ाएंगे कि क्यों ये तेजस्वी के खिलाफ की लड़ाई ज्यादा है? नहीं, वो जो उनका पूरा कैंपेन है वो नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग वहां मानते हैं कि वो जैसे खुद भी कह रहे हैं कि भाई सब लोग कहते हैं हमें बीजेपी ने फिक्स किया है। वो तो ओवैसी जी के लिए भी कहते रहे हैं कि बीजेपी ने फिक्स किया। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी के लिए उनकी लड़ाई सीधी तेजस्वी से है, और वो समझते हैं कि उस पर कैसे काम किया जा सकता है। अभी वो एक नए कोalition में भी जाने वाले हैं कि कुछ कोalition बदलने वाला है जो बिहार के सत्ता समीकरणों को बदलेगा, और वो उस समय असल में वोट कटवा हो पाएंगे कि दोनों तीनों और जो गठबंधन है उसको मिलकर वो कर पाए। और फिर बीजेपी के साथ, और उसमें समझ लीजिए वोट बैंक क्या है, पांडे जी का वोट बैंक यादव जी के खिलाफ है ना, बीजेपी के खिलाफ तो उनका वोट बैंक नहीं है ना, सेम वोट बैंक है। तो वो वहां नहीं जा रहे, उस लड़ाई को वो समझते हैं कि यहाँ से यादव साहब के जो वोट है, तेजस्वी जी के वोट है, वो पांडे जी कुछ हासिल कर लें और एक सत्ता समीकरण को बदले। लेकिन अगले महीने भर में आप देखेंगे कि प्रशांत जी किसी नए राजनीतिक संगठन पार्टी के साथ भी एक बड़ा गठबंधन करने वाले हैं, और उससे उनकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। और ये बात ठीक है कि जब वो इस तरह से भी कर रहे हैं तो कार्यकर्ता में तो उत्साह बढ़ता ही है लगातार, और जब वोट कटवा होते हैं तो बीजेपी का भी वोट कटेगा ही कहीं ना कहीं। तो कुछ देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और मैं ये बात नहीं मानता कि भाई कोई वोट कटवा है। भाई पहली बार चुनाव लड़ रहा है वो, कई राजनीतिक दल ऐसे जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वोट कटवा कहा जाता है, बाद में वो राजनीति में एक अपना स्थान ग्रहण करते हैं और सत्ता में आते हैं। बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया था तो लेफ्ट पार्टी ये तय मान के चल रहे हैं कि वो उनके विधायक जीत कर आने वाले नहीं हैं, वो मतलब विरोधी दलों के वोट काट लेंगे। नहीं, क्यों जीत के नहीं आ सकते? बिल्कुल जीत के आ सकते हैं। ये कह देना कि इनके विधायक जीत कर नहीं आएंगे, जीत के नहीं, एक मिनट, आ जाएंगे जीत के। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हम क्यों कहें, और क्योंकि वो स्वयं उन्होंने वोट कटवा कहा नहीं। समीर जी जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि वोट कटवा तो किसी के लिए कहना ही नहीं चाहिए, तो पार्टियां एक दूसरे के लिए कहती हैं, वो रणनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से जन स्वराज के लिए गाँव जा रहा है, जिस तरीके से वो जन समर्थन मिल रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं कि भाई आपने 20 साल नीतीश कुमार को देखा है, आपने 15 साल लालू का जंगल राज देखा है, और मैं अब एक विकल्प के रूप में आपके सामने आ रहा हूं। तो अगर जनता को लगेगा कि भाई इनसे बेहतर अगर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार है, और प्रशांत किशोर से जनता को कुछ उम्मीद लगेगी कि जन स्वराज उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकती है, तो कुछ जगह अगर अच्छे उम्मीदवार हैं तो मुझे लग रहा है कि वो सीट जीत भी सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार अगर वो 2020 के चुनाव में कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करे तो आने वाले 5 साल के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ताकत के रूप में उभर कर आए। जी, मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ। अब देखिए कि वोट कटवा खुद को कह लेने से उनकी सीट आ जाएगी, वो ज्यादा विधायक चुनकर ले आएंगे, या फिर बीजेपी को या आरजेडी को या किसी और पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन इस वक्त जो बिहार की सिचुएशन है उसमें 100% वहां की मौजूदा सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार को डेंट लग रहा है, क्योंकि मसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। हम इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारी टीम हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। हम बहुत देर से ये सोच रहे थे कि हम किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से भी बात करें इस विषय पर, अहमदाबाद प्लेन हादसे पर आई ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर, जो अभी भी प्लेन उड़ाते हैं। और राजीव प्रताप रूडी जी, आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इस पूरी रिपोर्ट से एक ही सवाल बार बार मन में पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ चले गए, ये रिपोर्ट कह रही है। देखिए, ये बात सच है कि विमान पट्टी से उड़ा, और ये बात सही है कि जिस गति की आवश्यकता थी उस विमान को वो गति आसमान में प्रवेश करने के लिए प्राप्त हुआ, और ये विमान
180 नॉट के गति तक पहुंचा। इसका मतलब है कि विमान जब इस समय ड्रीमलाइनर 787 आसमान में प्रवेश किया तो उस समय सभी मानक सही थे और वो एक्सेलरेशन मोड में था। इसके पश्चात जो तथ्य AIBB के रिपोर्ट में है कि इसमें ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU स्टार्ट होने लगा और साथ साथ रैट डिप्लॉय हुआ। जब किसी बोइंग विमान में ये दो चीजें होती हैं तो इसके पीछे एक ही प्रमाण आता है कि दोनों इंजन फेल करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बोथ द इंजन्स फ्लेम आउट। तो ये बात सत्यापित है और AIBB ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस विमान के दोनों इंजन फ्लेम आउट कर गए, यानी कि इंजन बंद हो गए। ऐसे परिस्थिति में जब कप्तान ने अपने इंजन के पावर, और कैप्टन सब्रवाल एक बहुत ही प्रशिक्षित, समझदार और अनुभवी कप्तान थे, जब उन्होंने ये परिस्थिति देखी, क्योंकि वो इस यात्रा के दौरान पायलट मॉनिटरिंग थे, यानी कि कमांडर भी कई बार विमान ना उड़ाता है, वो मॉनिटर करता है और फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग होता है। तो ये लोग अपने दिमाग से बिल्कुल अलग कर दें कि सिर्फ कमांडर ही प्लेन उड़ाते हैं और बाकी बैठ के बाकी कार्रवाई करता है। दोनों विमानों के कप्तानों के क्वालिफिकेशन या अनुभव पर्याप्त है कि विमान को आसमान में सही ढंग से उड़ा सके। इसके पश्चात जब उन्होंने ये देखा होगा, उन्होंने निश्चित रूप से स्विच कंट्रोल के बारे में जानना चाहा और दूसरे कप्तान ने उनको ये बता दिया कि ये विषय ये बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद जब कप्तान ने ये महसूस किया होगा जो रिपोर्ट में दिख रहा है, आर वी हियरिंग? यस सर। इंजन 1 इंजन 2 दोनों को उन्होंने फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। जी एक मिनट मैं कंप्लीट कर देता हूं। जब उनको यह पता चला तो उन्होंने उसका एक्शन इनिशिएट किया और बोइंग विमान में एक मेमोरी आइटम होता है कि जब दोनों इंजन फेल करें तो मेमोरी आइटम होता है, उसमें कोई कागज नहीं देखते। औसतन विमान के भीतर जब भी कोई प्रक्रिया पूरी होती है तो हम लोग कागज से पढ़ के ही करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मेमोरी आइटम वो होता है जब SOS हो और हमको इसको बिल्कुल, हमारे पास समय का अभाव है और उसको याददाश्त से करना है। उन्होंने स्विच को और इंजन को रिस्टार्ट करने का तरीका यही है कि एक बार आप उसको ऑफ करते हैं स्विच को और फिर उसके बाद उसको ऑन करते हैं, क्योंकि जब विमान क्रैश के बाद पाया गया तो दोनों स्विचेस ऑन थे। जैसे ही स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो फिर फेडेक को, जो कंप्यूटर है, उसको एक संवाद मिलता है और वो फिर इंजन चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जो इसमें भी देखा गया है कि इंजन चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और वैसी स्थिति में लेकिन आसमान में गति नहीं था, विमान में ऊंचाई नहीं थी, सामने ऑब्स्ट्रक्शन था, तो शायद समय पर्याप्त नहीं था कि उस कार्य को पूरा किया जा सके और ये विमान दुर्घटना के कारण ऐसा बताया गया है। अब प्रारंभिक तौर पर विमान के टेक ऑफ करते समय कैसे वो इंजन दोनों फेल किया, जो लगभग असंभव है, ये एक आगे का जांच का विषय है जो शायद विश्लेषक ही बता पाएंगे। अच्छा सर, मेरे एक और प्रश्न का आप बताइए ज़रा, क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, एक कॉमनर के तौर पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, एक ऐसा स्विच जो मैन्युअली ही हैंडल हो सकता है और ऐसा भी नहीं कि एक झटके में हो जाए, उसे करने के लिए आपको कुछ सेकेंड्स का तो समय चाहिए, वो अचानक से कैसे आप लोग दो विषय को, जो भी विश्लेषक हैं जी, आप लोग दो विषय को, इस बात को मैं निरंतर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो शायद बहुत सारे लोग जो समझा रहे हैं वो शायद, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्विच है इसे मैनुअली स्टार्ट करने के बाद आगे उठा के करते हैं तो फ्यूल कंट्रोल स्विच से इंजन स्टार्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। ये अपने आप अपने जगह पर नहीं वापस लौट सकता है, ये मैकेनिज्म नहीं है। और जब कप्तान किसी कारणवश इंजन फेल करे तो ये प्रक्रिया वो शारीरिक रूप से उसको करता है, क्योंकि वो प्रावधान किया गया है कि जब इंजन अगर आसमान में उड़ते हुए बंद हो जाए तो इसको एक बार ऑफ करके ऑन कीजिएगा, तो फिर से कमांड मिल जाता है विमान को और वो इंजन फिर स्टार्ट करने लगता है। तो बार बार सभी लोग इस बात पर आके अटक गए हैं कि स्विच ऑफ हो गया, ऑन हो गया। साहब, वो प्रक्रिया का अंग है और अपने आप स्विच पीछे बंद नहीं होता है। तो इसलिए मैं फिर से एक छोटा सा गैप, जो अब हर कोई ये डिस्कस कर रहा है कि स्विच ऑन ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, साहब वो प्रक्रिया है और विमान
छोटा सा स्विच उतने बड़े विमान को चालू करता है, उसमें कोई ताकत नहीं होता है, कोई लिवर नहीं। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि कॉकपिट के अंदर जो दो पायलट्स के बीच की कॉन्वर्सेशन है सर, वो दो पायलट की कॉन्वर्सेशन जो अभी तक इसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में आई है, वो ये कह रहे कि क्या आपने, एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि क्या तुमने कट ऑफ किया, तो दूसरा पायलट कह रहा है कि मैंने कट ऑफ नहीं किया। तो जब ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो नहीं सकता तो फिर तो बस ये स्पष्ट है। तो एक कप्तान पूछते हैं दूसरे कप्तान से, हाँ अरे फिर तो सुनिए ना आप, मुझे मेरा पावर जा रहा है, तो मेरे पावर जाने की पहली संभावना कि गलती से तुमने बंद तो नहीं कर दिया। तो उसने कहा नहीं बंद किया, और कप्तान ने तब आंख से भी देख लिया होगा कि स्विच ऑन पोजीशन में है। तो जब अगर उसके बाद उसने बंद नहीं किया, उसने कंफर्म कर दिया कि ऐसे हमसे नहीं हुआ है, वैसे परिस्थिति में उसका जो एक्शन है उसको इंजन रीस्टार्ट करने की वो प्रक्रिया अपनाई गई है, तो वो तो सामान्य रूप से कप्तान को करना ही था, और उतने कम समय में उस कप्तान ने इस चीज को पकड़ करके कर दिया, वो अद्भुत है। उस वातावरण में 30 सेकंड के भीतर इसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और इतना बड़ा एक्शन कर लिया, ये अनुभव का प्रतीक है। तो अब जो विषय आप सब लोग कहीं ना कहीं मुझे संकट पैदा करने वाले हैं, ये सवाल बार बार मैं जो समझाने का नहीं सर, कोई संकट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आपने ये कहा कि पायलट ने अपनी सूझबूझ का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और यही पायलट को करना भी था, बट विदेशी मीडिया इसको जिस तरह से रिपोर्ट कर रही है वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रही है। वो ये कह रही है विदेशी मीडिया, और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो ये कह रहे हैं, मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। जो लोग पूछे एविएशन के बिजनेस को समझते होंगे वो जानते हैं कि इसका अगर ये तथ्य प्रमाणित हो गया जो AIBB के रिपोर्ट से कहीं ना कहीं इंगित हो रहा है, तो उसका परिणाम पूरी दुनिया में क्या होगा, शायद ये एक चुनौती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये अच्छा सर, मैं तो इनफैक्ट इस रिपोर्ट पर फिर आपकी सवालों का इससे अधिक उत्तर ना ले, मैं सीमित इस रिपोर्ट पे। अच्छा सर, आपकी अपनी समझ क्या कहती है करके आपको बता जी, इस रिपोर्ट पर सर आपकी अपनी समझ मेरी समझ कुछ नहीं है, मैं बहुत समझदार नहीं हूं। जो AIBB का कोई इसमें अतिरिक्त विश्लेषण नहीं करूंगा। जो AIBB का रिपोर्ट है सिर्फ उस विश्लेषण को मैं आपके बीच में आपके समझने के लिए रख रहा हूं। इससे अधिक मेरी समझ क्या कह रही है इस विषय पर, तकनीकी विषय पर मैं नहीं रखूंगा। हो सकता है कि बहुत लोग अपनी समझ रख रहे हैं जो अनुचित है। अभी तक तो हम लोगों को अपना विश्लेषण इस तकनीकी प्रतिवेदन पर ही सीमित करना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। जी अच्छा राजीव जी, आप बस एक सवाल के लिए और समय दीजिएगा। चलिए, ज्यादा जवाब देने की इच्छा थी नहीं उनकी। नहीं, वो सर्विंग पायलट है ना, तो वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते कई इश्यूज के ऊपर। लेकिन जो भी हमने डिस्कशन किया था उन्होंने एक्चुअली वही चीज को एक्सप्लेन किया है एक पायलट की टर्म्स की तरफ से। तो हमारी जो डिस्कशन थी, जो 2-3 बातें जो उनकी भी बात से समझ में आई कि पायलट को जो करना चाहिए था पायलट ने एग्जैक्टली वही किया, ये उन्होंने कहा। वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में हम बात करेंगे बिहार के बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले ये एक गंभीर मुद्दा होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है और यह धमकी सोशल मीडिया पर मिली है। इंस्टाग्राम पर टाइगर मिराज के नाम से क्रिएट एक अकाउंट से चिराग पासवान को 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पटना के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। यह धमकी एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई जिन्होंने चिराग पासवान का इंटरव्यू किया था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया था। उसी के कमेंट बॉक्स में ये धमकी दी गई। हालांकि इस मामले में अब कानूनी तौर पर जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन ये धमकी गंभीर है। उड़ा देने की बात विजय जी कही जा रही है और 20 तारीख एक समय भी बता रखा है। देखिए, धमकी पर तो बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, लेकिन उसको सीरियसली लेना ही चाहिए। और वो भी एक मंत्री हैं, उस इलेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन इसको आप देखिए कि बिहार में लगातार पिछले 3-4 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से डिटेरिएट हुई है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो तो बिना धमकी के हो रही हैं। हर दिन, आज भी हुई है, कल भी हुई है, उससे पहले भी हुई। एक बड़े व्यापारी की जिस तरह से हत्या हुई गोली मारकर, और उसमें तो एक सीधा बड़ा कनेक्शन जेल से मिला कि बेऊर जेल में भी वहाँ से उसको मैनेज किया गया। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये सवाल, मतलब हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं और सरकार उस पर कुछ काम करेगी कि साइबर क्राइम किस तरह से उसको देख रहा है। लेकिन
ये नीतीश कुमार जी ने आप सुशासन बाबू कहा करते थे। नहीं, लेकिन दुश्मन कौन हो सकता है? इनकी लोकप्रियता तो देखिए हम जान ही रहे हैं बिहार में तेजी से दुश्मन, बढ़ रही आप है। उसको पॉलिटिकल दुश्मन की तरह से मत देखिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुझे लगता है। कोई वहां पर आरजेडी या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता कि उसका दुश्मन है, लेकिन एक ये गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुझे ज़्यादा लगता है। उसमें हो सकता है जो बड़े इस तरह के होते हैं किलर्स वो भी शामिल हो, बड़ा कोई ग्रुप उसमें शामिल हो, वो मुझे लगता है पॉलिटिकल मुझे वॉर का हिस्सा ये कम लगता है। अच्छा, ऑल टुगेदर अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, आज ही 2 खबरें हमने और पढ़ी है। पटना में भी एक मर्डर हो गया, एक व्यापारी का मर्डर हो गया। उधर मुजफ्फरपुर से भी एक घटना सामने आई जहां पर एक मक्का कारोबारी का मर्डर हो गया, सीधा सीने में उसकी गोलियां उतार दी गई, लूट की वारदात हो गई, 20,000 लूट कर ले गए। तो ये तो बिहार में बड़ी आम हो गई है बातें। चारों तरफ कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्या हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री को भी थ्रेट दिया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, ये चिंता की बात है और इसमें जरा आप सोचिए कि ये थ्रेट आई, हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, मीडिया में ये चल रहा है और अभी तक ये बिहार की पुलिस नहीं बता पाई है कि आखिर ये धमकी दे कौन रहा है। ज्यादा बड़ी चिंता की बात ये है। और अगर इस तरह से कोई भी धमकी दे रहा है, अगर वो सामान्य व्यक्ति है, मजाक के लिए उसने किया है, या जो आजकल चलता है कि चलो ऐसे ही कॉल कर दो या ऐसे ही लिख दो, तो वो तक है, तो वो भी पकड़ा जाना चाहिए था। और अगर उसके पीछे कोई सीरियस डिजाइन है तो उसको भी पकड़ने के लिए बिहार पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था के मामले में बिहार की स्थिति बेहद खराब है। ठीक है, आपने गोपाल खेमका की हत्या होने के बाद वो अशोक साव और उमेश यादव दोनों को पकड़ लिया, वो शूटर को, जो पैसा देने वाला, एक का एनकाउंटर भी हो गया। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आपके सामने जब ये स्थितियां पहले से थी, उनके बेटे की पहले से हत्या हो चुकी थी, उनको धमकियां मिलती थी, फिर भी उनको बचाया क्यों नहीं जा सका? और चिराग पासवान जैसे बड़े नेता जिनका सचमुच बिहार में बड़ा प्रभाव है और राजनीतिक तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, अगर उनको धमकी आती है तो गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार पुलिस प्रशासन सरकार पर बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और खबर है, अब ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई खबर है, जरा ये खबर भी आपके सामने रख दें। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए एक दिन भारी पड़ रहा है। जी हां, एक दिन भारी है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। डीके शिव कुमार 2.5 साल के फॉर्मूले से पीछे हटने को राजी नहीं है। क्यों हटे? उन्होंने भी बड़ी मेहनत की कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाने में, और ये वादा भी था कि 2.5 साल का। मुझे कुछ राजस्थान वाली कहानी याद आ रही है। खैर, दिल्ली दरबार में पूरा मामला पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी अब इन दोनों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। कर्नाटक के दोनों नेता मामला सुलझाने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने वक्त ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से मुलाकात ना करके क्लियर मैसेज दे दिया कि दोनों लीडर्स सरकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट और कर्नाटक के विकास में ध्यान दें। लेकिन क्या इससे विवाद थम जाएगा, या कर्नाटक में जो तकरार चल रही है वो और बढ़ने की संभावना आएगी? डीके शिव कुमार का आज एक नया बयान भी आया। डीके शिव कुमार को अभी भी यकीन है कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। आप उनका बयान सुन ले, फिर चर्चा करते हैं। आज राहुल गांधी जी के साथ आपकी दिल्ली में बैठक के कहा जा रहा है सीएम पद के लिए, तो क्या पार्टी विल टेक इट्स कॉल एट द राइट टाइम। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग ऑन दैट। अब देखिए, 3 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब राहुल गांधी से अगर 3 ही राज्य नहीं संभल रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया नहीं संभल रहे हैं, दरवाजे बंद कर देने से क्या संकट टल जाएगा? ऑस्ट्रिच भी तो नीचे जमीन में अपना मुंह गाड़ देता है, उसको लगता है संकट टल गया। ऐसा थोड़ी ना संकट टल जाता है। देखिए, डीके शिव कुमार को उम्मीद है और भरोसा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे ही उम्मीद और भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी था कि कमलनाथ के बाद उनको हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजस्थान में ऐसा ही भरोसा सचिन पायलट को था कि भाई अशोक गहलोत को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही भरोसा टीएन सिंहदेव को था कि भूपेश बघेल को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। उसके बाद का जो परिणाम रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में तो सिंधिया जी ने बगावत कर दी, वो बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाए, विधायक लेकर जरूर गए, लेकिन बाद में वो मान गए, उनको लगा शायद कुछ होगा, लेकिन फिर सरकार चुनाव में तो सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ। देखिए, डीके शिव कुमार की जरूर कोशिश है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ।
सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि 2.5 साल बाद उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर गुजरात के अगर आप कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो वहां के राजनीतिक समीकरण डीके शिव कुमार के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं है। विधायकों का एक बड़ा वर्ग है और अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के 65 से 66 के करीब विधायक है और 135 विधायक कांग्रेस के इस समय है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप 15 से 25-30 विधायक तोड़कर आप सरकार गिरा दो, दूसरी सरकार बना दो। हालांकि पहले कर्नाटक में हुआ है। डीके शिव कुमार के समर्थन में कांग्रेस के कितने विधायक हैं और कितने विधायक सिद्धारमैया के समर्थन में? देखिए, अगर डीके शिव कुमार के समर्थन में जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है संगठन उनके पास अगर एक बड़ा वर्ग होता तो मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार इस स्थिति में आ जाते हैं। और जब रणदीप सुरजेवाला अभी जब गए थे कर्नाटका में, जब उन्होंने विधायकों से बात की तो उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को आके कहना पड़ता कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा वरना सरकार चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल राहुल गांधी ने न मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अगर वो मिलते तो निश्चित रूप से बाहर चर्चा का विषय आता कि मुख्यमंत्री के लिए कोई विवाद चल रहा है, राहुल गांधी के पास दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने न मिलकर यह संदेश बहुत स्पष्ट डीके शिव कुमार को दे दिया है कि फिलहाल वह मुख्यमंत्री बदलने के मूड में नहीं है और जब मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति आएगी तब वह जरूर इस मामले में या तो कर्नाटक आकर बात करेंगे या दोनों को दिल्ली में बुलाकर बात करेंगे। यह तय है कि फिलहाल कर्नाटका में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा और डीके शिव कुमार तो कह चुके कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर दूसरी बात फिर ये आती है कि फिर अब मैं सिर्फ इसी अगले 2.5 साल की ही बात क्यों करूं हर्षवर्धन जी? तो फिर उसके अगले चुनाव की बात होनी चाहिए। राजस्थान में भी तो यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी तो यही हुआ। आप आपकी लड़ाई में ऐसे उलझे कि सत्ता आपके हाथ से चली गई, तो क्या ठिकाना कि आज आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़े। नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि अब आपने एकदम वहां ले जाकर पहुंचा दिया जो पहले से दिखने लगता है। राजस्थान में जो कुछ हुआ वो बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में तो चलिए ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ताकत भी थी, विधायक भी ले गए, कर्नाटक ही लेके गए थे विधायक, ये भी बड़ा रोचक है, उस वक्त कर्नाटक लेके गए थे। यहां सचिन पायलट के पास उतने विधायक नहीं थे कि वो सत्ता तोड़ पाते। मानेसर के होटल तक गए, फिर लौट आए, फिर उनका नहीं हम तो हैं, और अब वो पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। सवाल यह है कि डीके शिव कुमार की मजबूरी कब तक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखेगी। ये ठीक बात है कि डीके शिव कुमार न तो उतने विधायक तोड़ सकते हैं, न उस तरह से कुछ कर सकते हैं, और जो ओबीसी फैक्टर है वो भी हावी होता है। लेकिन फिर आप किसी को भी इस तरह की उम्मीद, उस तरह की दिलासा देते क्यों हैं? और क्या यह सच नहीं है कि सिद्धारमैया एक बार पहले बन चुके हैं, पूरी मारामारी के बाद सामने दिखा कि अब तो आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपने कहा अच्छा चलो अभी रहने दो, 2.5 साल बाद करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अगली जो सरकार है वहां तक वो सत्ता तक न पहुंच पाए, उसकी जमीन तैयार कर रही है। क्योंकि जब कोई आदमी मजबूर होता है, और मैं डीके शिव कुमार को देखता हूं तो मुझे लगता है ना कि वो आदमी खींच के रह जाता है बार बार, और गांधी परिवार उसको कहता है अच्छा चलो थोड़ी सी थपकी दे देते हैं। और विकास और उसके लिए अगर करना होता तो ये सब करने की क्या जरूरत होती? वो तो खड़गे जी ने कहा ही था ना कि पैसा नहीं है कि हम जो 5 गारंटी है वो पूरी कर पाए, जो बेंगलुरु का हाल है वो सब देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है वो मसला तो है ही नहीं। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बड़े संकट में है। ये किस्सा कुर्सी का है और झगड़ा भी सारा कुर्सी का है ना विजय जी? कुर्सी के लिए झगड़ा हो रहा है सारा का सारा, और हम खड़े रहकर कुर्सी का झगड़ा करते रहते हैं कि बातचीत हो रही है। सर हमें थोड़ी ना कुर्सी चाहिए, हमें तो कुर्सी वालों की कहानी बतानी है। नहीं लगता कि हम लोग इतनी बात राहुल जी पर क्यों कर रहे हैं। राहुल जी का बिहेवियर कंसिस्टेंट है जी, वो तो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो राजस्थान के वक्त भी ऐसे ही थे, मध्य प्रदेश के वक्त भी ऐसे ही थे, छत्तीसगढ़ के वक्त भी ऐसे ही थे। कंसिस्टेंट है उनका बिहेवियर। पार्टी का जो हो रहा है वो हो रहा है। समय पे ऐसे ही थे। अच्छा ये मेरे मन में आ तो रहा था, आपने बिल्कुल हेमंता के समय भी ऐसे ही थे। बाकी जो होगा पार्टी का वो होगा, लेकिन ये मैसेज क्लियर है कि अभी वो कर्नाटक में लीडरशिप बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये मैसेज उनका साफ बड़ा क्लियर है, क्योंकि वो मिलना चाहते तो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। अब कितना नुकसान होगा पार्टी का और क्या बदलाव करेंगे ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन ये मैसेज मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये डीके शिव कुमार भी अब समझ रहे होंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां फडणवीस सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का वीडियो सवालों के घेरे में है। नोटों से भरे हुए बैग के फ्रेम में संजय शिरसाट दिख रहे हैं। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने याद करिए क्या शेयर किया था। शेयर यह किया था कि मुझे सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तरस आ रहा है, वे और कितनी बार अपनी प्रतिष्ठा को तार तार होते हुए देखेंगे। आदित्य ठाकरे ने भी प्रहार किया और लिखा, हम पहले से ही कह रहे थे कि ये 50 खोखे वाली सरकार है जिसमें पहला खोखा दिख गया है। समझ सकते हो ये जानबूझ के की साजिश है।
मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मेरा डॉग बैठा है, बनियान उतार के बैठा हूँ, चैन से बैठा हूँ, कोई तो भी उसका वीडियो निकाला है। मतलब ये लोगों को हर आदमी पे, हमारे हर आमदार पे रेकी कर रहे थे ये लोग। ऐसा रेकी करने की कोशिश भी की जा सकती है। हम तो ऐसे लोग हैं, कोई भी अपने घर में आओ, खाना खाओ, चाय पियो, जाओ। कार्यकर्ताओं को संभालना हमारा काम होता है। शायद इसमें ऐसा इसका कोई एजेंट हो सकता है, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते। ना हमने कभी वो ऐसा देखा है। तुम देखते हो ऐसा कोई रहता है क्या घर में पैसे की बात खुलेआम पड़ी है और अपन बैठे हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये साजिश की गई, उसका हम जवाब जरूर दें। आप समझ सकते हो कि इसने हर आमदार के पीछे, हर आदमी के पीछे ऐसे जासूस छोड़े और वो दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसा कर सकते करके। वो अपने कमरे में बैठ के धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं। एक बैग रखा है जिसमें करोड़ों या लाखों रुपए कैश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब विपक्ष खुलेआम इसका विरोध करता है तो सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। कोई विरोधी पक्ष का नेता अगर रहे, उसके पास अगर इतने पैसे पकड़े जाएं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स न जाने कौन कौन आकर इंक्वायरी शुरू कर देगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, घंटों पूछताछ होगी। लेकिन संजय सिरसाट से न कोई पूछताछ हो रही है। वो पैसा किसका है, वो क्या विषय है, कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। इसका ये साफ मतलब है कि जो महाराष्ट्र में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके, मतलब 50 करोड़ और बिल्कुल एकदम ओके, तो ये करोड़ों की सरकार है। ये सरकार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है, लोगों को लूटने के लिए बनाई गई है। कलह की सरकार नजर आ रही है, एक सर्कस चल रहा है। कोई विधायक किसी को खुलेआम बॉक्सिंग मार रहा है, उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी एनसी की जा रही है। यही आम जनमानस अगर कहीं लड़ाई करता है तो बाकायदे एफआईआर करके गिरफ्तारी की जाती है, कोर्ट से बेल होता है। लेकिन जब विधायक करे तो उस पर कोई जानकारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो महाराष्ट्र में इस समय महायुति की महाभ्रष्ट सरकार काम कर रही है, लोग परेशान हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत की ये संजय की वक्री दृष्टि है। वो ये कह रहे हैं मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, साबित करके बताओ नोटों से भरा हुआ बंडल है। किस बात पर आपत्ति है? बनियान पहन के सिगरेट पी रहे हैं या नोटों का बंडल, ये प्रूफ कैसे होगा? देखिए, संजय शिरसाट सामाजिक न्याय मंत्री है। अब वो खुद अपने लिए न्याय मांग रहे हैं कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। भाई मेरे साथ नहीं था। देखिए, घर के अंदर, आपके घर के अंदर कौन वीडियो बनाएगा? घर का ही व्यक्ति, निश्चित रूप से आपके घर के काम का व्यक्ति है, जिसे पता है कि इसके पास पैसा आया हुआ है, पैसे लेके वो बैठे हैं। और खबर तो ये भी आ रही थी, इस खबर के बाद मैंने महाराष्ट्र के कुछ लोगों से बात की तो बता रहे थे कि तो सिर्फ एक बैग दिखा, उसके अंदर बाहर 2 बैग रखे थे। वो वीडियो पहले बन गया, वरना 2 बैग के साथ उनका रहा था। और संजय सिरसाट तो वैसे भी चर्चित व्यक्ति है। आपको इनका किस्सा भी सुना देता हूँ। ये महाराष्ट्र सदन में रुके थे। पहले तो उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी रहे, बाद में एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। और जब यह कहा गया था कि जब एकनाथ शिंदे के साथ गए और जब कहा गया कि भाई 50 खोखे में बिके, तो संजय सिरसाट का बयान उस समय का भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था 50 से भी ज्यादा हो सकता है। 50 की क्यों उम्मीद कर रहे हो? मेरी हैसियत तो 50 से भी ज्यादा हो सकती है। और यही महाराष्ट्र सदन में, अब मैं आपको बताऊं, जब किसी को कोई मतलब लाज नहीं, शर्म नहीं, मतलब क्या बोला जाए, आप ही बोले। तो अब समस्या ये है कि भाई अगर संजय सिरसाट आ रहे हैं तो अब एकनाथ शिंदे की समस्या ये कि अगर वो अपने विधायक से कार्रवाई के लिए कहते हैं या विधायक के ऊपर स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो फिर अपने पुरानी शिवसेना के पास चले जाएंगे या वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो इस समय तो विधायकों को बचाव का अभियान चल रहा है ना, कि भाई विधायक कुछ भी करे, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और विधायक भी जानते हैं कि अगर हम पे कार्रवाई करेंगे तो हमारे पास तो 50 ऑप्शन है जाने के लिए। हम कल बीजेपी में चले जाएंगे, हम वापस शिवसेना के पास चले जाएंगे, हम हमारी पार्टी पे आरोप लगा देंगे, हम सारे भेद खोल देंगे कि पार्टी की सरकार कैसे गिराई थी, लोगों ने किसने कितना पैसा लिया। तो पूरा पैसों का लेन देन महाराष्ट्र में जो चला है लंबे समय से, मुझे लग रहा है बहुत शर्म की बात है। विधायक लग तो कपड़े नहीं रहे हैं, संजय शिरसाट भी जानते हैं। अब वो कोर्ट में लेकर चले जाएं ये मामला। अब संजय जी भी कैसे, संजय दोनों ही तरफ ही संजय हैं, संजय राउत भी कैसे ये प्रूफ करेंगे कि नहीं नोट ही हैं, कपड़े नहीं। ये सब कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। आज बस इतना ही कहानी कुर्सी की में। समीर जी, बहल साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।